बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। हिंदी काव्य के ये प्रश्न होंगे। हिंदी काव्य का जो दूसरा पेपर है आपका, यानी हिंदी काव्य द्वितीय, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय वाले बच्चे जो हैं वो ध्यान दें, क्योंकि आपकी परीक्षा जो होती है उसमें दो पेपर होते हैं हिंदी के। एक होता है हिंदी काव्य प्रथम और एक होता है हिंदी काव्य सेकंड, ठीक है। तो हिंदी काव्य प्रथम का भी मैंने दे दिया और हिंदी काव्य सेकंड का आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे, तो वो भी आपके समक्ष में ले आया हूँ। तो हिंदी काव्य 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, जो HND 103 का कोड होता है, तो उससे बनने वाले, यानी कि ये जो परीक्षा होगी उसमें आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो 100 से भी अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को इसमें मैंने शरण दी है, इसमें रखा है। तो उन प्रश्नों को मैं तीव्र गति से मतलब कि समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, और उसमें समझाने ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि प्रश्न होंगे तो उन प्रश्नों को मैं बताते हुए आगे बढ़ूंगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न मैंने इसमें रखे हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, और आपने अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस ये वीडियो देख लीजिएगा, आप परीक्षा देने जाइए निश्चिंत होकर के। 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी परीक्षा में, ठीक है। चले जानने का प्रयास करते कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न क्या है, धूमिल जी से रिलेटेड है। धूमिल का पूरा नाम क्या है? धूमिल का पूरा नाम है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। धूमिल का जन्म कब हुआ था? फटाफट से आप बताएंगे, धूमिल का जन्म कब हुआ था? धूमिल का जन्म हुआ था 1936 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, धूमिल की मृत्यु कब हुई थी? धूमिल की मृत्यु कब हुई थी? 1975 में धूमिल की मृत्यु हुई थी। कब जन्म हुआ था? 1936 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी भाई? इनकी मृत्यु कब हुई थी धूमिल जी की? तो मृत्यु हुई थी 1975 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। धूमिल जी की अगर बात की जाए तो इनका पूरा नाम है सुदामा प्रसाद पांडे, ठीक है। इनका उपनाम है धूमिल। वाराणसी में पैदा हुए थे ये। खिवली नामक गांव है वाराणसी में, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1936 में। मैंने आपको बता ही दिया। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में इसने मतलब इन्होंने 1958 ईस्वी में ITI काशी से विद्युत डिप्लोमा कोर्स का जो है पूरा किया, और विद्युत अनुदेशक के पद पर नियुक्त भी हो जाते हैं। केवल 35 वर्ष की अल्पायु में ब्रेन ट्यूमर हो गया था इनको, और इनकी मृत्यु 1975 में हो जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जी, जिनके बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। धूमिल जी की कविता है, इनमें से बताएं कौन सी कविता धूमिल जी की है? देखिए, रोटी और संसद, प्रौढ़ शिक्षा और शहर में सूर्यास्त, ये तीनों कविताएं जो हैं धूमिल की कविताएं हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त सभी कविता। अगला प्रश्न, धूमिल की कविता है मोचीराम, अकाल दर्शन और मुनासिब कार्रवाई। तो मोचीराम कविता आपके पाठ्यक्रम में है, और इसके अलावा अकाल दर्शन और मुंसिब कार्रवाई भी धूमिल यानी सुदामा प्रसाद पांडे की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है, धूमिल ने मोचीराम कविता की रचना किस सन में करी? बताएं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। धूमिल ने मोचीराम कविता की रचना किस सन में करी थी? 1970 के आसपास करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह किस सन में लिखा गया? संसद से सड़क तक ये काव्य संग्रह है, किसका काव्य संग्रह है? सुदामा प्रसाद पांडे का है। ये किस सन में लिखा गया? ये किस सन में लिखा गया भाई? 1972 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी आ ऑप्शन 1972 ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, कल सुनना मुझे, ये किस सन में प्रकाशित हुई रचना? कल सुनना मुझे भी इन्हीं की रचना है। किसकी रचना है? ये सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जी की रचना है, ठीक है। अब बताएं ये कब प्रकाशित हुआ? तो कल सुनना मुझे ये रचना प्रकाशित हुई 1977 में प्रकाशित हुई है, ध्यान रखेंगे। आप कहेंगे सर जी 1975 में मृत्यु हो गई थी, तो 1977 में प्रकाशित कैसे हुई? प्रकाशन बाद में भी हो जाता है। रचनाएं लिखने के बाद में कभी मान लेते खत्म हो गए, मतलब उनका देहांत हो गया, देहांत के बाद में क्या होता है, रचनाएं प्रकाशित हो जाती हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। उनके जो सगे संबंधी होते हैं वो प्रकाशित करवाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुदामा प्रसाद पांडे का प्रजातंत्र, ये रचना है, काव्य संग्रह है, इसमें बहुत सारे काव्य यानी बहुत सारी कविताएं इसमें संकलित हैं। सुदामा प्रसाद पांडे का प्रजातंत्र नामक काव्य संग्रह में, काव्य संग्रह मतलब कि काव्य की एक पुस्तक होती है, उसमें कई सारी कविताएं लिखी हुई होती हैं उस पर्टिकुलर कवि की, उस एक विशेषता को ध्यान में रख करके, ठीक है। तो वो होता है काव्य संग्रह। तो सुदामा प्रसाद पांडे का प्रजातंत्र ये काव्य संग्रह है। ये कब किस सन में प्रकाशित हुई ये रचना? बताएं, तो ये रचना प्रकाशित हुई थी 1983 में, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, 1983 में रचना प्रकाशित हुई थी। तमाम प्रकार की इनकी कविताएं जो कि एक जैसी हैं उनको प्रकाशित करवाया गया 1983 में, ठीक है, एक पुस्तक के माध्यम से। अगला प्रश्न, धूमिल का काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक एक काव्य संग्रह है, कल सुनना मुझे और सुदामा प्रसाद पांडे का प्रजातंत्र, ये तीन काव्य संग्रह इनके हैं, और बड़े फेमस है। इनकी बहुत सारी कविताएं जो हैं इन तीनों काव्य संग्रह में संकलित हैं। क्लियर, ये अपने अपने आप में एक पुस्तक है, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा प्रसाद पांडे का प्रजातंत्र, ये तीन काव्य संग्रह इनके हैं,
और इन्हीं तीन काव्य संग्रह में इनकी सारी कविताएं संकलित हैं। क्लियर। आगे देखिएगा तो डी ऑप्शन इसका लगा देंगे ये सभी। अगला प्रश्न, धूमिल को मरणोपरांत यानी मरने के बाद में किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था? तो संसद से सड़क तक रचना पर इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? मरणोपरांत यानी मरने के बाद में इनको मिला था। ठीक है, इस रचना पर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, तो समझ में जाहिर सी बात है आ रहा होगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो कुछ इसमें समझाने लायक बातें होंगी उनको मैं आपको समझा दूंगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है, फटाफट से आप बताएंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, धर्मवीर भारती की रचनाएं कब प्रकाशित हुई? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। धर्मवीर भारती की रचनाएं कब प्रकाशित हुई भाई? बताएंगे। धर्मवीर भारती की रचनाएं कब प्रकाशित हुई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। धर्मवीर भारती की रचनाएं कब प्रकाश में आई? धर्मवीर भारती की रचनाओं के प्रकाश में आने की अगर बात करें तो 1951 में इनकी रचनाएं प्रकाश में आनी शुरू हो गई। 1951 ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। अगर आपसे पूछे इनका जन्म कब हुआ था, सुदामा मतलब इनका धर्मवीर भारती का, धर्मवीर भारती की बात की जाए तो ये इनका इनके जन्म की अगर बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मतलब धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था भाई? धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था? बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल, धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था? 1926 में इनका जन्म हुआ था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और धर्मवीर भारती ने लिखना का प्रारंभ किया था तो बीए उत्तीर्ण करते ही इन्होंने प्रारंभ कर दिया था लिखना। क्लियर। देखिए, इनकी रचनाएं प्रकाशित कब हुई, प्रकाश में कब आई? तो 1951 से आई। अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती की प्रथम काव्य कृति किस मतलब की कृति कौन सी मानी जाती है? पहली रचना धर्मवीर भारती की कौन सी मानी जाती है? ठंडा लोहा, अंधा युग, या सपना अभी भी, या मुनादी? तो इनकी पहली रचना मानी जाती है ठंडा लोहा, बड़ी फेमस रचना है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। ये गद्य लेखक भी हैं धर्मवीर भारती और ये काव्य लेखक भी हैं। क्लियर। आगे देखिएगा, अंधा युग धर्मवीर भारती की किस कोटि की रचना है? प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, या मौलिक काव्य? प्रबंध काव्य मतलब कि जो महाकाव्य वगैरह होते हैं प्रबंध काव्य होते हैं। मुक्तक काव्य जो छोटे मोटे छुटकल पद मतलब कविताएं होती है मुक्तक काव्य में होती हैं। ठीक है। और मौलिक काव्य मतलब कि खुद का काव्य। तो एक प्रकार से मौलिक काव्य और प्रबंध काव्य या मुक्तक काव्य, अंधा युग कौन सी रचना है? तो अंधा युग प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर है। अंधा युग क्या है? प्रबंध काव्य। ओके, आगे बढ़ा जाए तो अंधा युग क्या है? अंधा युग एक प्रबंध काव्य है और ये महाभारत की कथाओं से रिलेटेड है अंधा युग। और अंधा युग शिल्प की दृष्टि से प्रतीकात्मक दृश्य काव्य माना जा सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक प्रकार से आप देखेंगे अंधा युग में नारी गौरव को प्रतिष्ठित किया गया है। गांधारी के माध्यम से पत्नीत्व और मातृत्व की आदर्श भावना यहाँ पर व्यक्त की गई है। तो ये अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की रचना है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, धर्मवीर भारती की रचनाएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी? दूसरे तार सप्तक में, तार सप्तक में यानी तार सप्तक कहे तो पहला तार सप्तक, तीसरे में या चौथे में? बताएं। तो तार सप्तकों की बात की, तार सप्तकों का प्रकाशन कब हुआ था? तो पहला तार सप्तक 1939 मतलब कब हुआ था? 1943 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब ये बताएं, प्रश्न क्या पूछा गया है कि धर्मवीर भारती की रचनाएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी? तो दूसरे तार सप्तक में। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, धर्मवीर भारती ने किस छायावादी कवि के प्रति काव्य श्रद्धांजलि व्यक्त करी है? बताएं। तो किसके प्रति करी है? निराला जी के प्रति। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, धर्मवीर भारती की किस रचना में पुराने और नए आदर्श और यथार्थ के बीच की मनोभूमि प्रस्तुत की गई है? बताइएगा, किस रचना में मिलता है नए तथा आदर्श और यथार्थ के बीच की मतलब कि पुराने और नए आदर्श और यथार्थ के बीच की जो मनोभूमि है किस रचना में मिलती है? 7 गीत वर्ष में मिलती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंधा युग में महाभारत के किस पात्र को केंद्र मान करके काव्य रचना की गई है? तो अंधा युग में किसको? अश्वत्थामा को केंद्र में मान करके रचना करी गई है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा, इसमें एक जो है शुरुआती दौर में आता है अंधा युग की रचना में, शुरुआत में एक पद्य आता है अंधा युग में कि हम सबके मन में गहरा उतर गया है युग, अधियारा है अश्वत्थामा है संजय है दास वृत्ति उन दोनों वृद्ध प्रहरियों की अंधा संशय, है लज्जा नायक पराजय है, एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में स्वतंत्रता में नूतन सर्जन में, वह है निरपेक्ष उतरता है पर जीवन में,
दायित्व मुक्त मर्यादित मुक्त आचरण में उतना जो अंश हमारे मन का है वह अर्ध सत्य से ब्रह्मास्त्रों के भय से मानव भविष्य को हरदम रहे बचाता अंधे संशय दास्ता पराजय से। तो ये कई जो है मतलब कि ये किसको केंद्र में मान करके लिखा गया? अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अगला प्रश्न, धर्मवीर भारती की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बताएं। धर्मवीर भारती की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है चित्रात्मकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, जेपी आंदोलन से संबंधित धर्मवीर भारती की कौन सी कविता अत्यधिक प्रसिद्ध है? जेपी आंदोलन से रिलेटेड जयप्रकाश नारायण आंदोलन, तो उससे रिलेटेड धर्मवीर भारती की कौन सी कविता अत्यधिक प्रकाशित है? तो वह है मुनादी रचना। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह कौन सा है? देखिए, ठंडा, लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, ये सब धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, धर्मवीर भारती ने किस पत्र पत्रिका का संपादन किया? धर्मवीर भारती ने जो है संगम, धर्मयुग, निकष, इन सभी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उपरोक्त सभी का डी ऑप्शन लगा देंगे। अगला प्रश्न, धर्मवीर भारती को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री की उपाधि कब विभूषित किया गया? बताएं। पद्मश्री की उपाधि से कब विभूषित किया गया धर्मवीर भारती को भारत सरकार के द्वारा? तो 1972 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छायावादोत्तर काल के प्रबंध कृतियों में धर्मवीर भारती की कौन सी कृति अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो प्रबंध कृतियों में इनकी जो रचना है कनुप्रिया, वो बड़ी फेमस है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, धर्मवीर भारती ने कब देह का परित्याग किया? धर्मवीर भारती ने 1997 में देह का परित्याग किया, यानी मृत्यु हुई। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? बताइए, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? बताइएगा, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? नागार्जुन का जन्म हुआ था भैया 1910 में। कब हुआ था? नागार्जुन का जन्म हुआ था 1910 में। ध्यान रखेंगे इस बात को। इनका क्या नाम है? बैजनाथ मिश्रा। इनका नाम है बैजनाथ मिश्रा। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। क्या नाम है नागार्जुन का? बैजनाथ मिश्रा इनका नाम है। क्लियर, आगे देखिएगा, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1910 में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नागार्जुन किस विचारधारा के कवि हैं? नागार्जुन जो है मार्क्सवादी विचारधारा के हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नागार्जुन का साहित्यिक जीवन का आरंभ कब से होता है? नागार्जुन के साहित्यिक जीवन का आरंभ जो होता है 1935 से शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नागार्जुन के अन्य नाम कौन कौन से हैं? नागार्जुन के कई नाम हैं। एक तो बैद्यनाथ मिश्रा और जो है ठक्कन मिसिर, इनको क्या बोलते हैं। इसके अलावा बाबा के नाम से मशहूर हैं ये नागार्जुन। ऑप्शन नंबर डी लगा दें करेक्ट आंसर ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, किस धर्म से प्रभावित होने के बाद उन्होंने, यानी बाबा मतलब नागार्जुन ने अपना नाम नागार्जुन रख लिया था? किस धर्म से प्रभावित होने के बाद में? तो ये जो है जब बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गए तो उन्होंने अपना नाम नागार्जुन रख लिया। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नागार्जुन का निधन कब हुआ था? नागार्जुन का निधन हुआ था 1998 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बादल को घिरते देखा है कविता के रचनाकार कौन है? इसकी रचनाकारी किसने? नागार्जुन ने। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बादल को घिरते देखा है कविता के सौंदर्य को कवि ने किस ऋतु का उद्गम बताया है? तो कवि ने इसमें पावस ऋतु का उद्गम बताया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बादल को कवि ने किसके मतलब किससे गरज कर भिड़ते देखा है? बादल को कवि ने किससे गरज कर भिड़ते देखा है, लड़ते देखा है? तो किससे? वायु से। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमल धवल गिर के शिखरों पर मैंने बादल को घिरते देखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताएं, नागार्जुन के व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? नागार्जुन के व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ा? बताएं फटाफट से। तो राहुल संकृत्यान का भी पड़ा था और निराला जी का बढ़िया प्रभाव पड़ा है नागार्जुन पर। लगा देंगे आ और बा, दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा समझाने का मतलब ये है कि और भी जानकारी इनके बारे में दी जाए। तो बस यही प्रश्न है जो उनके बारे में, नागार्जुन से बनने वाले सभी प्रश्नों को मैंने इसमें रख दिया है। तो इसमें समझाने ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अकाल और उसके बाद ये सब मतलब रचना भी इन्हीं की है। ओके, नागार्जुन की तमाम प्रकार की रचनाएं हैं। इनके बाबा नागार्जुन की 14 काव्य कृतियां फेमस हैं, जिसमें चना जोर गरम, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, गीत गोविंद, मेघदूत, विद्यापति के गीत, खिचड़ी विपलो, हमने देखा, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पत्रहीन, नग्नगाछ, पुरानी जूतियों का कोरस, ये सब रचना बाबा नागार्जुन की काव्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, नागार्जुन प्रारंभ में किस नाम से मैथिल रचनाएं लिखा करते थे? नागार्जुन जो है प्रारंभ में यात्री उपनाम से रचनाएं लिखा करते थे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नागार्जुन का विवाह कब हुआ था?
नागार्जुन जी का विवाह हुआ था 1931 में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नागार्जुन को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो पत्रहीत नग्नगाछ पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मुक्तिबोध से रिलेटेड। मुक्तिबोध का पूरा नाम जानते हैं क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। ठीक है, क्या नाम है? गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। इसके अलावा अगर बात करें मुक्तिबोध की, तो मुक्तिबोध जो है इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध की माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था पार्वती बाई। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध किस प्रकार के कवि हैं? मुक्तिबोध जो हैं किस प्रकार के कवि हैं? तो मुक्तिबोध जो है प्रयोगवादी कवि की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। मुक्तिबोध ने एमए की परीक्षा कब उत्तीर्ण करी? तो मुक्तिबोध ने एमए की परीक्षा 1954 में उत्तीर्ण करी, सी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, फैंटेंसी नए प्रतीक और बिंबावलियों का जखीरा लेकर के साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले कवि कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध है, फैंटेंसी के कवि बताए जाते हैं ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकृति के सुकुमार कवि हैं पंत जी। आज्ञे की अगर बात करें तो आपको पता होगा आज्ञे के बारे में, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ इनका पूरा नाम है। अभी आज्ञे जैसे प्रश्नों को मैंने रखा, निराला के प्रश्नों को भी रखा, तो चिंता ना करें, बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, इसीलिए मैं तेज गति से चल रहा हूँ ताकि आपको हर एक कवि से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा दिया जाए जो आपके हिंदी काव्य द्वितीय में संकलित हैं। क्लियर? देखिए, प्रथम तार सप्तक में मुक्तिबोध की कितने रचनाएं संकलित हैं? प्रथम तार सप्तक में मुक्तिबोध की 17 रचनाएं संकलित हैं, ऐसा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह ये मुक्तिबोध का ही है। ठीक है, जहाँ दूसरे कवि चांद से जो है स्त्री के शकल की तुलना चांद के से करते थे, स्त्री के मुखड़े की तुलना, अब उसी चांद को किसने कह दिया? मुक्तिबोध ने, कि चांद का मुंह टेढ़ा है। देखो इतने निर्भीक कवि हैं मुक्तिबोध। ठीक है, तो इनका चांद का मुंह टेढ़ा एक कविता संग्रह है, ये कब प्रकाशित हुआ? 1964 में प्रकाशित हुआ, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध किस समाज के प्रतिनिधि कवि हैं? मुक्तिबोध जो हैं वो मध्यम वर्गीय समाज के प्रतिनिधि कवि हैं, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था? मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था? 1964 में मुक्तिबोध का निधन हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, 1964 में इनका निधन हुआ था मुक्तिबोध का। तो ये है मुक्तिबोध। जन्म कब हुआ था मुक्तिबोध का? जन्म हुआ था 1917 में। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध पूरा नाम है, आप सभी लोग जानते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध को। अगर ना जानते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त कवि माने जाते हैं। अंधेरे में एक कविता इनकी, ये बड़ी फेमस कविता है। ठीक है, अच्छा ये लोग जो है, अच्छा इनकी आपके पाठ्यक्रम में कौन सी रचना संकलित है? विचार आते हैं, भूल गलती, ये दो कविताएं इनकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, अगला प्रश्न मुक्तिबोध की रचना है, बताएं। रचना प्रकाशन मैंने आपको बता दिया था कि भाई मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, मुक्तिबोध की रचना है, बताएं फटाफट से। मुक्तिबोध की रचना कौन सी है इनमें से? आत्मा के मित्र मेरे, मृत्यु और कवि, या दूर तारा? तो ये सभी कवि, जब ये सभी रचनाएं मुक्तिबोध की हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा दें, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आज्ञे जी से रिलेटेड। देखिए, आज्ञे की अगर बात करें तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ। इनका जन्म कब हुआ था? प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है। आज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, बताएंगे भाई फटाफट से। आज्ञे जी के जन्म के संदर्भ में अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1911 में। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आज्ञे जी के पिताजी का क्या नाम था? तो पंडित हीरानंद शास्त्री इनके पिताजी का नाम था, इसीलिए इन्होंने अपने नाम में हीरानंद जोड़ा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ। अगला प्रश्न, आज्ञे का क्रांतिकारी जीवन कब से प्रारंभ होता है? आज्ञे का क्रांतिकारी जीवन जो प्रारंभ होता है वो 1929 से प्रारंभ होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आज्ञे को किसका जनक माना जाता है? प्रयोगवाद का या प्रगतिवाद का? देखिए, यहाँ पर प्रगोवाद लिखा तो ये गलत हो जाएगा, प्रयोगवाद ये लिखा हुआ है। छायावाद की जनक है नहीं, प्रगतिवाद की जनक ये है नहीं, प्रयोगवाद के जनक है 1943 में, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, प्रयोगवाद के जनक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, आज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? आज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? भग्नदूत, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आज्ञे को भारत भारती पुरस्कार कब मिला? आज्ञे को भारत भारती पुरस्कार 1987 में मिला था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, आज्ञे को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर प्राप्त हुआ? कौन सी रचना पर आज्ञे को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंगन के पार द्वार, सांप, नदी के दीप, या कितनी नाव में कितनी बार? बताएं। तो
अज्ञे को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है वो मिला है आंगन के पार द्वार रचना पर। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो उनको मिला है 1962 में मिला। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अज्ञे के मतलब कि संपादकत्व में चौथा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? चौथा तार सप्तक की अगर बात की जाए तो कब प्रकाशित हुआ? वो प्रकाशित हुआ भैया 1978 में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अज्ञे ने नदी के दीप कविता में किसका में दीप किसका प्रतीक बताया है? तो अज्ञे ने नदी के दीप कविता में दीप किसका प्रतीक माना है? तो जीवन का प्रतीक माना है दीप को। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सांप किसकी रचना है? बताएं, सांप किसकी रचना है? तो सांप जो है वो अज्ञे की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे का स्वर्गवास कब हुआ था? अज्ञे का स्वर्गवास हुआ था 1987 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तार सप्तक के जनक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे जी हैं। अज्ञे पर किसका प्रभाव है? तो मनोविश्लेषणवादी, जो मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है इनका इन पर अज्ञे पर। और ये सिगमंड फ्रायड जो है मनोविश्लेषणवाद के प्रणेता हैं। ठीक है, आप देखेंगे। अच्छा, अज्ञे ने कहानियां भी लिखी हैं, मनोविश्लेषणवादी कहानियां अज्ञे आप देखेंगे बहुत लिखते हैं। देखिए, कोमियों का सामग्री थी। कोमियों कहाँ की सामग्री थी? कोमियों जो थी वो जापान की सामग्री थी। सामग्री का नैवेद्य दान भी इन्होंने लिखा, रचना कविता। आप देखें, आ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महादेवी वर्मा का जन्म बताएं कहाँ, मतलब कब हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? अच्छा, आपके पाठ्यक्रम में कौन सी रचना इनकी संकलित है अज्ञे की? कलगी बाजरे की संकलित है कविता। एक कविता है यह दीप अकेला, ठीक है, और एक कविता है नदी के दीप। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। महादेवी वर्मा की बात की तो कई काव्य संग्रह लिखे, कई गद्य साहित्य इनकी हैं। काव्य संग्रहों में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य सांधनी, दीप शिखा, यामा। यामा जो है प्रथम 4 काव्य संग्रहों का संकलन है इनके, यामा। ठीक है, यामा पर इनको पुरस्कार भी मिल चुका है, ये बात ध्यान रखेंगे। इन्होंने गद्य साहित्य में जैसे स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़िया, छड़दा, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध भी लिखे। और भी तमाम प्रकार की रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की मीरा कही मतलब छायावाद की दुर्गा कही जाती है, आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं ये। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था बताएं? इनका जन्म हुआ था 1907 में। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य कौन थी? प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य जो थी वो महादेवी वर्मा जी थी। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, महादेवी जी को आलोचकों ने क्या उपाधि दी है बताएं? महादेवी वर्मा जी को आलोचकों ने क्या उपाधि दी है? आधुनिक युग की मीरा कहा इनको। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की नहीं है? देखिए, नीरजा, रश्मि और सांध्य गीत, ये रचना किसकी है? ये रचना महादेवी वर्मा जी की है। रश्मि रथी तो उनकी है, रामधारी सिंह दिनकर की। क्लियर, तो यही करेक्ट है, ये रचना इनकी नहीं है, रश्मि रथी। अगला प्रश्न, महादेवी जी की सबसे पहली काव्य कृति कौन सी इनमें से? सबसे पहली काव्य कृति इनकी जो है इनमें से वो है निहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैंने समझाने वाले वीडियो बहुत सारे बनाए हैं, तो आप ये मत सोचिए कि हम मैं समझा नहीं सकता। मैं एक एक प्रश्नों पर आपको होगी तो 10-10 मिनट बात कर सकता हूँ अभी भी, लेकिन आपकी परीक्षा लगी हुई है। मैं सोच रहा हूँ कि आप कम समय में तमाम प्रकार के प्रश्नों को जान पाएँ, तो रिवीजन क्लास चल रही है, तो इसीलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ। तो उसको लेकर के कोई ये मत करिएगा कि सर जी जो है ऐसे बताते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं समझा सकता हूँ, एक एक प्रश्नों पर 10-10 मिनट आपको बता सकता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि समय आपके पास है नहीं, परीक्षा है। और इसीलिए आप इस वीडियो को देख लेंगे 2-3 बार तो आपका वैसे डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी जो हमारे पुराने वीडियोस हैं, मतलब कि पुराने क्या, अभी कई वीडियोस हमने डाले हैं, तो उनमें आप देखेंगे एक वीडियो हमारा है महासंग्राम वीडियो है, और उसमें माइनर और मेजर का मैंने बताया है। तो उसमें 250 क्वेश्चन बताए हैं हिंदी काव्य के, आप उसको देख लीजिएगा। तो उसमें आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लें और आपके पास समय बचता है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, महादेवी की विरह भावना कैसी है? महादेवी की विरह भावना कैसी है बताएं? तो उनकी विरह भावना जो है अलौकिक है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महादेवी की किस काव्य कृति में उनके सभी काव्यों का संकलन है? यामा में उनके सभी काव्यों का संकलन है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, महादेवी के काव्य में करुणा की प्रधानता किसके प्रभाव से है? अद्वैत दर्शन से, या बौद्ध दर्शन से, या गांधी दर्शन से, या शैव दर्शन से?
तो इनमें करुणा की जो प्रधानता है वो बौद्ध दर्शन से ली गई है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पंत जी की, पंत मतलब सुमित्रानंद पंत जी, तो पंत जी की प्रगतिवादी रचना कौन सी है, बताएंगे इनमें से। पंत जी की प्रगतिवादी रचना इनमें से कौन सी है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो पंत जी की प्रगतिवादी जो रचना है वो कौन सी है इनमें से, फटाफट से आप बताएंगे। तो ग्राम्या जो है इनकी वो प्रगतिवादी रचना है। क्लियर, ये बात ध्यान रखें। बाकी छायावादी रचना है। ओके, इनकी बहुत सारी रचनाएं, जैसे कि आप देखेंगे बीड़ा, गुंजन, पल्लव, युगांत, युगबाणी, ग्राम्या। तो प्रगतिवादी युग की रचनाएं हैं इनकी युगांत, युगबाणी, ग्राम्या। ठीक है, तो इसमें जो ग्राम्या प्रगतिवादी विचारधारा से है। बाकी इनकी रचना जो बीड़ा, गुंजन और पल्लव है, बीड़ा, गुंजन, पल्लव, ये रचना इनकी कैसी है, ये प्रकृति प्रेम से रिलेटेड है। ओके, और इनकी लोक जीवन और की ओर प्रेरित करने वाली जो रचना है वो है लोकायतन। ठीक है, इसके अलावा आध्यात्मवादी दर्शन या अरबिंदो दर्शन से प्रभावित जो रचना इनकी है वो है स्वर्ण किरण और स्वर्णधूलि। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अरविंद दर्शन से प्रभावित कृति कौन सी इनकी, बताएं। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना स्वर्ण किरण और स्वर्णधूलि कौन सी है ऑप्शन में। स्वर्ण किरण मिल रही, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, बीड़ा किससी है, बीड़ा जो है ये प्रकृति प्रेम के युग से रिलेटेड है। बाणी किससे है, बाणी की अगर बात की जाए तो बाणी रचना इनकी जो है, बाणी नहीं बीणा होना चाहिए। ठीक है, बीणा, बीणा किससे रिलेटेड है, बीणा भी प्रकृति प्रेम से रिलेटेड है, बीणा कर लेंगे। ठीक है, लोकायतन की अगर बात करें तो लोकायतन लोक जीवन की और प्रेरित युग जो है उससे रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न पंत जी को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न पंत जी को किस रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला चिदम्बरा पर मिला है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पंत जी की परिवर्तन कविता इनमें से किस संकलन में संकलित है। तो परिवर्तन कविता जो संकलित है वो किस में संकलित है, वो संकलित है पल्लव काव्य संग्रह में। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। वे कोमल कल्पना के कवि हैं, बिल्कुल ठीक है। वे छायावादी कवि है, भी ठीक है। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन उपयुक्त तो सभी चीजें इनके संदर्भ में सही, पंत जी के संदर्भ में डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, पंत जी किस पत्रिका के संपादन से जुड़े थे, बताएं। पंत जी की अगर बात करें तो बताएं उन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था, क्या जुड़े थे उससे। तो पंत जी रूपा पत्रिका से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पंत जी ने प्रकृति का सर्वाधिक चित्रण किस रूप में किया है। तो पंत जी ने प्रकृति का सर्वाधिक चित्रण जो किया है वो आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण किया है, आलंबन रूप में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, पंत जी मूलतः कहाँ के निवासी थे, अल्मोड़ा के, रानीखेत के, नैनीताल के या कौसानी के। तो पंत जी की अगर बात करें तो पंत जी जो थे वो कौसानी के निवासी हुआ करते थे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, झुलस देवता गालों के फूल, झुलस देवता गालों के फूल में कौन सा अलंकार है। झुलस देता गालों के फूल एक कविता मतलब की पंक्तियां हैं, इसमें कौन सा, झुलस देता गालों का फूल, ये इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपक है या श्लेष है। इसमें रूपक अलंकार है, झुलस देता गालों के फूल, रूपक अलंकार, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत माता कविता की भाषा किस प्रकार की है। भारत माता कविता की भाषा जो है वो संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया गया है इसमें, इन्हों पंत जी ने। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, ये इसमें कौन सा भाव है, ये कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, मौन निमंत्रण मैंने पढ़ाया है पूरा विस्तार से, व्याख्या भी बताई इसकी। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, इसमें कौन सा भाव है, इसमें रहस्यवाद का भाव है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तम ने था मंडप ताना, इसमें प्रकृति ने किस रूप का चित्रण किया है। तम ने था मंडप ताना, इसमें जो है प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, देख वसुधा का यौवन भार, देख वसुधा का यौवन भार में कौन सी शब्द शक्ति है। देख वसुधा का यौवन भार, इसमें कौन शब्द शक्ति है भैया, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 शब्द शक्तियां होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न, अहे सुख दुख के सहचर मौन में कौन मतलब में किसकी ओर संकेत किया गया है। अहे सुख दुख के सहचर मौन, इसमें किसकी ओर संकेत किया गया है, परमात्मा की ओर संकेत किया गया है। और आपको बता दूं मैंने व्याख्या खूब जबरदस्त तरीके से बताई हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, विस्तार से मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं। पूरा पंत जी की रचनाएं जो जितनी भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं सभी रचनाओं की व्याख्या मैंने आपको बताई है।
इनका जन्म हुआ था पंत जी का अल्मोड़ा जिले में कौसानी नामक गांव में 20 मई को 1900 ईस्वी में इनका जन्म होता है पंत जी का। ये बात ध्यान रखेंगे, कब जन्म होता है, 1900 ईस्वी में इनका जन्म होता है पंत जी का। ओके, और प्रश्न आपसे और भी पूछा सकता है पंत जी से रिलेटेड। ठीक है, इनके अच्छा, इनकी माता का नाम सरस्वती था, पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था। ओके, और इनके जन्म के कुछ समय के बाद में इनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है। पंत जी का पालन पोषण इनकी बुआ जी ने किया था, और इनकी शिक्षा पहले अल्मोड़ा में होती है, फिर बनारस में, और उसके बाद में इलाहाबाद में हुई है। 1921 में महात्मा गांधी के संपर्क में, मतलब उनके विचारों से प्रेरित होकर के इन्होंने अध्ययन छोड़ दिया, साहित्य के क्षेत्र में ये कूद पड़े। और 1930 ईस्वी में उनका संबंध जो है काला कांकर के राज परिवार से हुआ, और वे 1940 तक वहीं काव्य रचना करते रहे। छायावाद की श्रेष्ठतम कृतियां इसी अवधि में पंत जी ने लिखी, और इनकी मृत्यु 27 सितंबर को हो गई थी। 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कई सारे काव्य संग्रह इनके हैं, उच्छ्वास, बीड़ा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगमाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि। ठीक है, तमाम प्रकार की रचनाएं इनकी आपको मिलेगी। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। गद्य कृतियां भी इन्होंने कुछ लिखी हैं जो कि उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन लिखी जरूर है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये पंत जी से रिलेटेड कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। आगे देखिएगा, तो प्रथम रश्मि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। प्रथम रश्मि मतलब पहली किरण सूर्य की। मौन निमंत्रण ये रचना है, तो दोनों को मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निराला जी से रिलेटेड है। बताएं, निराला का पैतृक गांव कौन सा है, बताएं, बताइएगा। निराला जी का मूल पैतृक गांव कौन सा था, बताएंगे। दारागंज या गढ़ाकोला या दौलतपुर या मेदिनीपुर। तो इनका जो पैतृक गांव था वो था गढ़ाकोला। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर है। किसका भाई, तो ये है निराला जी का। जन्म कब हुआ था निराला जी का, 1897 में इनका जन्म हुआ था निराला जी का। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। निराला जी की बात किया तो 1898 या 99 में जन्म इनका माना जाता है। वैसे इनका जन्म हुआ था 29 जनवरी को 1899 में। ठीक है, 29 जनवरी 1899 में इनका जन्म हुआ था। ओके, तो अगर 99 वगैरह ना मिले ऑप्शन में तो 97 98 मिलता है तो भी आप लगा देंगे। वैसे तो 1899 में इनका जन्म माना जाता है। क्लियर, और मतलब कि मिदनापुर जिले में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, मिदनापुर जिले में इनका जन्म हुआ था। ओके, मेदिनीपुर जिले में इनका जन्म हुआ था, महिसादल रियासत में। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था श्री राम साय त्रिपाठी, उन्नाव जिले के गढ़कोला के निवासी हुआ करते थे, जो नौकरी के उद्देश्य से महिसादल चले गए थे। निराला को 9वीं कक्षा तक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त हुई थी, और बाद में उन्होंने अपने स्वाध्याय से ही संस्कृत पढ़ा, बंगला पढ़ी, अंग्रेजी भाषा का गहन अध्ययन प्राप्त किया। ये निराला जी के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। इनका निधन हो गया था 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने निबंध संग्रह भी लिखे, पद्म प्रबंध निबंध संग्रह लिखा। ठीक है, इसके अलावा प्रबंध प्रतिभा और चाबुक जैसे निबंध संग्रहों को लिखा इन्होंने। आलोचना ग्रंथ भी लिखा निबंध, मतलब कि इन्होंने निराला जी ने। उपन्यास में जैसे अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे और चमेली चमेली अपूर्ण उपन्यास इनका है, तो इन्होंने लिखा। उपन्यास वगैरह इनके ज़्यादा फेमस नहीं, लेकिन काव्य रचना इनकी बड़ी फेमस है। काव्य रचनाओं में जैसे अनामिका, परमल, गीतिका, अप्सरा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, आड़िमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीता गुंज और सांध काकली रचना इनकी बड़ी फेमस है। हिंदी साहित्य में सरोज स्मृति इनकी रचना जो है बड़ी फेमस है, जो एक प्रकार से इनकी पुत्री थी सरोज, उन्हीं की स्मृति में याददाश्त में लिखी थी इन्होंने। तो गढ़गोला इनका पैतृक गांव था। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अबे सुनबे गुलाब। अबे सुनबे गुलाब, गुलाब किसका प्रतीक है इसमें, बताइए। गुलाब किसका प्रतीक है इसमें, गुलाब जो है इसमें शोषक वर्ग का प्रतीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुकुरमुत्ता जो है वो शोषित वर्ग का प्रतीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, इसमें निराला की कौन सी कविता प्रगतिवादी नहीं है। प्रगतिवादी इनकी कविता कौन सी नहीं है, जूही की कली इनकी प्रगतिवादी कविता नहीं, बाकी भिक्षुक प्रगतिवादी है, कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी है, वह तोड़ती पत्थर। इसमें आप देखेंगे शोषक और शोषित वर्ग की बात हुई है, आर्थिक विचारों पर चर्चा की गई है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कुकुरमुत्ता आपके पाठ्यक्रम में मतलब कुकुरमुत्ता कविता बड़ी फेमस है। वह तोड़ती पत्थर कविता मैंने पढ़ाई है कि वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, ये कविता की व्याख्या मैंने करवाई है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें भिक्षुक कविता की, तो वह आता दो टूक कले, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। वह आता दो टूक कलेजे का करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया, टेक मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्ट पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सूख होठ जब जाते,
दाता भाग विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। ठीक है, ये इस तरीके से उन्होंने बताया। आगे भी कविता लंबी है कि चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए। और तो भिक्षुक कविता की अगर बात की जाए तो भिक्षुक कविता जो है बड़ी फेमस है। और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए, ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सको तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। इस तरीके से भिक्षुक कविता है। भिक्षुक कविता जो है प्रगतिवादी कविता है। हुकुरमुत्ता प्रगतिवादी कविता है। वह तोड़ती पत्थर प्रगतिवादी है। जूही की कली जो है इनकी शुरुआती रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छायावादी प्रभाव की है वो। अगला प्रश्न, जूही की कली कविता मतलब जूही की कली कहाँ सो रही थी? जूही की कली कहाँ सो रही थी? विजय बन बल्लरी पर सो रही थी। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कविता में आता है। अगला प्रश्न है, पवन रूपी नायक ने क्या निष्ठुरता जूही की कली के साथ की? तो बताएं, पवन रूपी नायक ने क्या निष्ठुरता जूही की कली के साथ करी? तो पवन ने क्या किया? गोरे कपोल मसल दिए उसके। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संध्या सुंदरी की तुलना कवि ने किससे करी है? संध्या सुंदरी की तुलना कवि ने किससे करी है? परी से करी है। किससे? परी से। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संध्या सुंदरी के काले घुंघराले केस माने बाल में क्या गुथा हुआ है? तो संध्या सुंदरी के काले घुंघराले केसों में जो है एक तारा गुथा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सा ऑप्शन। अगला प्रश्न, बादल लाख कविता का मूल उत्स्वर क्या है? बादल लाख कविता किसकी है? निराला की है। बादल लाख कविता का मूल स्वर क्या है? क्रांति की भावना। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बादल का आवाहन करता है, इस तरीके से क्रांति का आवाहन बादल लाख कविता करती है। वह तोड़ती पत्थर कविता में दोपहर के समय पृथ्वी पर किसके समान मतलब पृथ्वी जल रही होती है? तो वह तोड़ती पत्थर कविता में दोपहर के समय पृथ्वी किसके समान जल रही है? तो रुई के समान जल रही है। बहुत गर्मी है मतलब, और उस गर्म तड़कती धूप में जो है बिना छांव के वो एक जो है युवती जो है पत्थर को तोड़ रही है थोड़े से मार मार करके। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुई के समान गर्मी है, जल रही है अग्नि। अगला प्रश्न, स्नेह निर्झर बह गया मतलब स्नेह निर्झर बह जाने के बाद शरीर कैसा रह जाता है? स्नेह निर्झर बह जाने के बाद में शरीर जो होता है रेत के समान रह जाता है, सूखा सूखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जूही की कली का प्रकाशन कब हुआ था? जूही की कली का प्रकाशन कब हुआ था? 1916 में। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निराला की किस कविता में ये पंक्तियां आई हैं? कौन सी पंक्तियां? धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये कविता की अगर बात करें तो ये इनकी सबसे ज़बरदस्त कविता राम की शक्ति पूजा है, जो कि एक प्रकार से बिंबात्मक कविता है। और इसमें तारतम्यता आपको मिलेगी, खूब ज़्यादा लयबद्धता मिलेगी इनकी रचना में। राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोज स्मृति इनकी लंबी कविता है। तुलसीदास इनकी लंबी कविताएं हैं। असाध्य बीढ़ा इन्हीं की कविता है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन किस काल में हुआ? राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन हुआ है 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहेंगे। प्रश्न है, शीतल ज्वाला जलती है, यह पंक्ति प्रसाद के किस काव्य की है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शीतल ज्वाला जलती है, ये जो है प्रसाद जयशंकर प्रसाद की काव्य की रचना है, और ये आंसू नामक काव्य संग्रह में संकलित है कविता। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसू, लहर, कामायनी, झरना, ये सब इनके प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी का रचना काल इनमें से क्या है? कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? 1935 ईस्वी में हुआ। आंसू का रचना काल इनमें से क्या है? आंसू जो है 1925 में प्रकाशित हुई रचना है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ले चल मुझे भुलावा देकर ले चल मुझे भुलावा देकर गीत किस काव्य कृति में संकलित है? तो ले चल मुझे भुलावा देकर ये लहर काव्य संग्रह में है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कर रही प्लवित तन मन सारा, गीत किस कृति का है? कर रही प्लवित तन मन सारा, ये रचना जो है झरना काव्य संग्रह का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बीती विभावरी जागरी, ये गीत जो है किस राग का उल्लेख करता है? बीती विभावरी गीत में किस राग का उल्लेख है? राग यमन या राग मल्हार, राग बिहाग या राग कल्याण? तो राग बिहाग का इसमें वर्णन है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा पात्र कामायनी का नहीं है? श्रद्धा, ईड़ा या मनु? तो श्रद्धा, ईड़ा और मनु, ईर्ष्या इसका कोई पात्र नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है कामायनी। कामायनी महाकाव्य है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ले चल मुझे भुलावा देकर पंक्ति के आधार पर प्रसाद जी पर क्या आरोप लगा था?
तो ले चल मुझे भुलावा देकर पंक्ति के आधार पर प्रसाद जी पर आरोप लगा कि ये पलायनवादिता इनकी कविता में आ गई। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो इसको डॉक्टर नगेन ने कहा था। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यात्मक के अर्थ में, और दूसरा काव्य शैली या पद्धति के विशेष मतलब काव्य पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छायावाद की समय सीमा क्या है? छायावाद की समय सीमा की अगर बात करें तो 1918 से 1936 का जो समय है, ये छायावाद का समय माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1936 से 1943 का जो समय है, ये प्रगतिवादी समय है। क्लियर, ये बात ध्यान है। 1850 से 1900 का जो समय है, ये आपका किसका समय है? ये समय आपका पड़ता है किसका भाई? ये समय आपका भारतेंदु युग का। और 1920 से मतलब 1900 से लेकर के 1920 तक का जो समय है, या 1918 तक, ये आपका द्विवेदी युग का समय है। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य में नहीं है? बताएं, कौन सी विशेषता छायावाद काव्य में नहीं है? देखिए, शोषण का विरोध जो है छायावाद में नहीं किया गया है। बाकी राष्ट्रीयता का स्वर आपको इसमें मिलेगा, प्रकृति का सौंदर्य का निरूपण मिलेगा, रहस्यवादी भावना मिलेगी, नारी के प्रति सहानुभूति मिलेगी, ये सब आपको मिलेगा। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में भैया 15 सर्ग हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। बीती विवाहरी जागरी कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? लहर में संकलित है। अरुणिया मधुमय देश हमारा, ये गीत किस रचना में है? चंद्रगुप्त नाटक का ये गीत है, अरुणिया मधुमय देश हमारा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रसाद जी की रचना कौन सी विरह काव्य? हिंदी मतलब विरह काव्य है, तो आंसू जो है हिंदी साहित्य का मेघदूत कहा जाता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरीके कई कई प्रश्न आपसे पूछे आते रहते हैं। अच्छा, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक डॉक्टर नगेन ने लिखी है। ओके, और ये बताएं, कामायनी दोष रहित दूषण सहित, ये पुस्तक किसने लिखी है? इसको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। कामायनी का पात्र ईड़ा किसका प्रतीक है? ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी के अंतिम सर्ग का क्या नाम है? आनंद सर्ग है कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम। पिछले वर्ष परीक्षा में सब प्रश्न पूछे गए थे, ये ध्यान रखिएगा। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ सकता है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष बताएं। 1850, बिल्कुल आपकी करेक्ट आंसर है। 1850 जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म दिन है, मतलब कि जन्म वर्ष माना जाता है। कब हुआ था? 1850 में इनका जन्म हुआ था। इसीलिए आधुनिक युग की शुरुआत है, भारतेंदु की शुरुआत 1850 से स्वीकार करते हैं विद्वान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? देखिए, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग और प्रेम माधुरी, ये सब रचनाएं किसकी हैं? ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। प्रेमाश्रय इनकी रचना नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस समाज की स्थापना करी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किस समाज की स्थापना करी थी? उन्होंने तदीय समाज की स्थापना करी। किस समाज की? तदीय समाज की स्थापना करी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में साहित्य का मुख्य केंद्र कौन था? मतलब क्या था? लखनऊ, इलाहाबाद, काशी या कलकत्ता? तो काशी जो था वो भारतेंदु जी के समय में साहित्य का केंद्र हुआ करता था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कवि वचन सुधा नामक मासिक पत्रिका का संपादन जो करते थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी करते थे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन किस वर्ष हुआ था? 1885, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया 1885। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, ये बात ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया, तो ये है। अच्छा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी संकलित है? एक रचना है ब्रज की लता पता मोहि कीजे, गोपी पद पंकज पावन कीरज, जामे सिर भीजे, आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजे, और श्री राधे राधे मुख यह बर हरिचंद को दीजे। ये छोटी सी कविता ब्रज की लता पता मोहि कीजे शीर्षक से है। ठीक है, ये कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। दूसरी कविता है रोको जो तो अमंगल होए, ये कविता है। ठीक है, पूरी कविता छोटी सी 4 लाइनों की, कि रोको जो तो अमंगल होए, और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, जो कहें जाओ न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए, जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन जी है न तो क्यों, यह क्यों पति आइए, तासो पयान समय तुम्हारे, हम का कहें आपे हमें समझाइए। ये जो है कविता, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी कुछ दोहे आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं जो कि मातृभाषा से रिलेटेड है, प्रेम के पर दोहे हैं मातृभाषा प्रेम पर, ध्यान रखेंगे इस बात को। भारतेंदु जी का जन्म किस डेट को हुआ था? 9 सितंबर को हुआ था 1850 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे इस बात को। इनके ये ननिहाल में इनका जन्म हुआ था। जब ये 5 साल के थे तो इनकी माता पार्वती देवी का निधन हो गया था। 10 साल के जब ये हुए तो इनके पिताजी का निधन हो गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थ गोपाल चंद गिरधर दास के ज्येष्ठ पुत्र हैं भारतेंदु जी। गोपाल चंद गिरधर दास भी कवि थे, लेखक थे। ठीक है, लेखक थे वो, ये बात ध्यान रखिएगा। और
इनका पालन पोषण जो है काली कदमा दाई और तिलकधारी नौकर ने किया, किंतु पिता की मतलब असामयिक मृत्यु के बाद में इनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाती है। इनकी बहुत सारी रचनाएं बड़ी फेमस है, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मल्लिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, ये सब रचनाएं प्रेम से रिलेटेड इन्होंने लिख डाली। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, 6 जनवरी 1885 को इनका देहांत हो जाता है। मात्र 34 साल 4 महीने जीवित रही है भारतेंदु जी। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे बनेंगे। तो इस आधुनिक युग से बनने वाले बहुत ही प्रश्नों को मैंने आपको समझा दिया। बाकी कल के वीडियो में मैंने रीतिकाल और भक्तिकाल और आदिकाल से बनने वाले प्रश्नों को बताया था, और आज हमने आपका भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, सबके बारे में आपको बता दिया। क्लियर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।